गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विनोद केमिस्ट्री क्लब में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार जांगीड़ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था और लास्ट जो टॉपिक हमने जो एंड किया था वो था न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड पे हमने एंड किया था। तो अभी उसी न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 2 है और एक छोटा सा वीडियो और बनेगा इसका। तो इसके बाद में ये लेसन समाप्त हो जाएगा। 14th लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की ही। तो न्यूक्लिक एसिड जो बचा हुआ है पार्ट, वो हम आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में छोटा सा टॉपिक और रहेगा, एक वीडियो और बनेगा छोटा सा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड ये पार्ट 2 है, यानी उसी का है, आगे है उससे जो हमने पढ़ा था। तो देखो, न्यूक्लियोसाइड हमने पढ़ा था। न्यूक्लियोसाइड के लिए हमने बोला था कि एक पेंटो शर्करा और पेंटो शर्करा के अगर C1 कार्बन पर, यानी पहले कार्बन पर C1 कार्बन पर, पेंटो शर्करा के C1 कार्बन पर यदि कोई नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाता है, जैसे एडिनिन नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाता है, तो उससे पेंटो शर्करा और एडिनिन क्षारक दोनों के द्वारा एक बनता है एडिनोसिन। वो एक न्यूक्लियोसाइड है। यानी कि पेंटो शर्करा के C1 कार्बन पर यदि क्षारक जुड़ जाए, नाइट्रोजन क्षारक, कार्बनिक क्षारक जुड़ जाए, तो एक पेंटो शर्करा और एक क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, ये दोनों मिलकर के अगर एक संरचना बनाते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया था यहाँ तक। लेकिन उसकी स्ट्रक्चर हमने नहीं पढ़ी थी कि किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है, ये देखिए एक पेंटो शर्करा है और इस पेंटो शर्करा को आपको बताया था जब न्यूक्लिक अम्ल का हमने आपका वो संगठन पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पेंटो शर्करा प्राप्त करी थी। उसमें इसकी ये हावर संरचना थी पेंटो शर्करा की। तो देखो यहाँ पे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और ये ऊपर वाला CH2OH, ये पांचवा कार्बन। तो इसके पहले कार्बन पे देखो, फर्स्ट कार्बन ये है, इस पहले कार्बन पे एक एडिनिन क्षारक यानी एडिनिन बेस जो है वो जुड़ा हुआ है। एडिनिन क्षारक क्षारक 4 हैं, या RNA DNA में अलग अलग है ना, तो 5 हैं, 5 में से कोई सा भी जुड़ जाए तो एडिनिन क्षारक यहाँ पे जुड़ गया। पेंटो शर्करा के पहले कार्बन पे एडिनिन क्षारक जोड़ दिया। तो देखो, पेंटो शर्करा और एडिनिन क्षारक दोनों को मिलाकर के बन गया एडिनोसिन। न्यूक्लियोसाइड है ये एडिनोसिन। तो इस न्यूक्लियोसाइड का उदाहरण है एडिनोसिन, जो हमने उदाहरण पढ़ लिया था। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ये रहा। तो पेंटो शर्करा के पहले कार्बन पे अगर क्षारक जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाती है। तो इस प्रकार से देखो, अगर राइबो शर्करा है, ग्वानिन जुड़ गया तो ग्वानोसिन, अगर साइटोसिन जुड़ गया तो साइटिडीन, है ना। राइबो शर्करा, साइटोसिन, साइटिडीन। और यदि राइबो शर्करा से यूरेसिल अगर जुड़ गया तो यूरिडीन। तो ये दोनों तीनों, ये वाले ग्वानोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन, ये तीनों के तीनों क्या है, न्यूक्लियोसाइड के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा एडिनोसिन के अलावा ये और एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोसाइड के बाद में देखो, हमने जलक गठन करवाया था, न्यूक्लिक अम्ल का जलक गठन करवाते थे न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनता था। तो न्यूक्लियोसाइड हमने बना दिया, न्यूक्लियोसाइड का जलक गठन कराते तो शर्करा और क्षारक प्राप्त हुए थे, शर्करा क्षारक को वापस मिला दिया तो न्यूक्लियोसाइड बन गया था। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड जो है उससे एक फास्फेट अणु हट गया था, अब वापस जोड़ दें इससे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो देखो, न्यूक्लियोटाइड क्या है कि एक न्यूक्लियोसाइड जो है ना, एक न्यूक्लियोसाइड, ठीक, उसके C5 कार्बन से यदि फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाए तो जो प्राप्त संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। या फिर मैं कहूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड में, जो एक न्यूक्लियोटाइड है, उस एक न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोसाइड के C5 कार्बन से फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने से बनता है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, वो एक न्यूक्लियोसाइड के C5 कार्बन से, पांचवें कार्बन से, देखो ये रहा, ये वाला पांचवा कार्बन, इस पांचवें कार्बन से यदि फास्फोरिक अम्ल का, यानी फास्फेट अणु या फास्फोरिक अम्ल का अगर एक अणु जोड़ दिया जाता है तो इससे न्यूक्लियोसाइड बनता है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है उसको अंग्रेजी के जो 3 बड़े अक्षर होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड, जो भी न्यूक्लियोटाइड बनता है उसको अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों से, शॉर्ट फॉर्म में 3 बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे देखो, एडिनोसिन एक फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, एक फास्फोरिक अम्ल, तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ये एडिनोसिन मोनोफास्फेट जो है ना वो एक न्यूक्लियोटाइड है। एडिनोसिन मोनोफास्फेट जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि एडिनोसिन से एक फास्फोरिक अम्ल का अणु जुड़ जाए तो बनता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट, AMP।
बड़े अक्षर, 3 बड़े अक्षर देखो, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। देखो इसकी संरचना, ये पेंटो शर्करा, इससे पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है एडिनिन क्षारक, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक, एडिनिन क्षारक, ठीक। और इसके ये देखो 5वां कार्बन था, इस 5वें कार्बन से फास्फोरिक अम्ल का एक अणु जुड़ गया, यानी एक फास्फोरिक अम्ल के OH से एक हाइड्रोजन हटा, H का माइनस हो गया, इस H2O का OH हटा या फिर इसका OH हटा, और H2 यानी OH था, इस OH का H प्लस हटा, नहीं ये दो OH थे, C2H5OH ये था, CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे इस H का तो इस OH का तो H, और इस फास्फोरिक अम्ल का देखो एक OH था यहाँ पे, वो OH का OH पूरा कंप्लीट, तो इसका ये O माइनस बच गया, यहाँ पे H हटा, यहाँ से OH हटा, H2O का निष्कासन हो गया, और H2O के निष्कासन द्वारा ये फास्फोरिक अम्ल का अणु जो है वो इस पेंटो शर्करा से जुड़ गया। तो पहले कार्बन पे एडेनिन क्षारक और 5वें कार्बन पे यदि फास्फोरिक अम्ल का एक अणु जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, AMP, एडिनिन क्षारक जोड़ा तो AMP बन गया, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP बन गया, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी इस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे यदि जुड़ जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएंगे तो इन्हें बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन करती हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 से अधिक न्यूक्लियोसाइड अणुओं के C5 व C3 कार्बन से, C5 व C3 कार्बन आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा अगर जुड़ जाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध, देखो ये रहा, इस बंध को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध। कैसे, देखो एक तो इसके से जुड़ गया, एक इसके से जुड़ गया, दोनों से जुड़ गया, तो दो यहाँ पे इस प्रकार से ये दो शर्करा के अणु यहाँ पे जुड़ करके फास्फोडाइएस्टर बंध का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये फास्फोडाइएस्टर बंध बन गया। तो अब देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि इस प्रकार की जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा आपस में जुड़ करके, 2 से ज़्यादा श्रृंखलाएं या 2 से ज़्यादा यानी कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती है ना। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना होगी। देखो पेंटो शर्करा, पहले कार्बन पे क्षारक 1, और 5वें कार्बन पे फास्फोरिक अम्ल, फिर इसके देखो ये पेंटो शर्करा, पहले कार्बन पे क्षारक 2, ठीक है, फिर ये 5वें कार्बन पे फास्फोरिक अम्ल। अब ये फास्फोरिक अम्ल जो है वो इस पेंटो शर्करा के तीसरे कार्बन से, इसके तो 5वें से जुड़ा है, इसके तीसरे से, तो तीसरा और 5वां ये 2 कार्बन से आपस में जुड़ा हुआ है, तीसरा और 5वां, देखो ये तीसरा ये 5वां, तो तीसरे 5वें 3 और 5 कार्बन से फास्फोरस जो फास्फोरिक अम्ल है वो आपस में जुड़ा होता है, तो फास्फोडाइएस्टर बंध बोलते हैं। और इस प्रकार से ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की, ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो अभी बनी हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अगर आपस में जुड़ जाती हैं और आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, और ये लंबी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके और न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन करती हैं, तो इन्हें कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना में क्या क्या जुड़ा होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल की जो प्राथमिक संरचना है, इस न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना में शर्करा, क्षारक, फास्फोरिक अम्ल, शर्करा, क्षारक और फास्फोरिक अम्ल, ये तीनों जो है ना आपस में जुड़ जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन करती है। तो ये तीनों का जुड़ने का जो क्रम होता है ना, देखो तो न्यूक्लिक अम्लों में शर्करा, क्षारक व फास्फोरिक अम्ल जिस क्रम में जुड़े होते हैं ना उसे न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कहते हैं। कौन कौन, शर्करा, क्षारक, फास्फोरिक अम्ल, ये जिस क्रम में जुड़े होते हैं ना, जिस क्रम में जुड़े होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कहलाती है, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्लों में शर्करा, क्षारक, फास्फोरिक अम्ल, ठीक, इनकी प्राथमिक संरचना जो है वो निम्न प्रकार, देखो ये दे रखी है, शर्करा जुड़ी हुई, फिर शर्करा से एक क्षारक जुड़ा, तो क्षारक से फिर एक फास्फेट अणु, इधर फास्फेट अणु जुड़ जाएगा 3 और 5 कार्बन से, फिर शर्करा, क्षारक, फास्फेट, शर्करा, क्षारक और आगे फास्फेट। तो इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। 3, 5 से तो फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है, और पहले कार्बन से सभी की शर्करा के नाइट्रोजनी क्षारक यानी कार्बनिक क्षारक जुड़े होते हैं, ठीक। तो ये संरचना होती है न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना,
ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, तो देखो डीएनए जो होता है ना मोस्टली केंद्रक के अंदर पाया जाता है। सामान्यतः डीएनए केंद्रक में ही होता है, ठीक। और कुछ मात्रा में ये कोशिका द्रव्य में होता है, वरना ये केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। डीएनए अधिकांशतः केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए में जब हम अंतर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये आएगा कि डीएनए केंद्रक में और आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक। डीएनए जो होता है ना, इस डीएनए में 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा, इसके अंदर पाई जाती है 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ठीक। डीएनए जो होता है ना, डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है, यही पढ़ रहे हैं अपन, डीएनए की द्विकुंडली संरचना। ये एक न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए, इसकी द्विकुंडली संरचना, ठीक। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो है ना, वो सबसे पहले दी थी वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में, 1953 में डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है ये वाटसन एवं क्रिक द्वारा दी गई थी 1953 के अंदर। तो ये कंपटीशन लेवल पे भी एग्जाम आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी और कब दी, तो डीएनए की द्विकुंडली जो संरचना है वो वाटसन एवं क्रिक ने दी थी, है ना। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में, ध्यान रखना है। इस संरचना में 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, यानी कि 2 लंबी श्रृंखलाएं होंगी न्यूक्लियोटाइड की, जैसे अभी पढ़ी थी हम न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, यानी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होगी लंबी लंबी। तो इस संरचना में 2 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, स्थापित होती हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं इस प्रकार से एक दूसरे के ऐसे व्यवस्थित होती हैं एक दूसरे के सामने, ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, तो एक दूसरे के सामने, देखो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, एक दूसरे के सामने इस प्रकार से स्थापित होती हैं या इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि एक कुंडली के क्षारक ए के सामने दूसरी कुंडली का क्षारक टी उपस्थित हो। एक कुंडली का क्षारक ए, उसके सामने दूसरी कुंडली का क्षारक टी उपस्थित हो। देखो कैसे, देखो यहाँ पे मान लो ए है, इसका, इस कुंडली का क्षारक ए है, तो इस कुंडली का क्षारक क्या होना चाहिए, टी। तो इसका ए उपस्थित है तो इसके सामने इसका टी उपस्थित हो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक दूसरे के सामने व्यवस्थित होती हैं, स्थापित होती हैं कि इसमें एक कुंडली का जो क्षारक है वो दूसरी एक कुंडली के ए क्षारक के सामने दूसरी कुंडली का टी क्षारक उपस्थित हो, है ना। तथा पहली कुंडली का जो पहली कुंडली थी जिसका ए था, पहली कुंडली का सी क्षारक सी के सामने दूसरी कुंडली का कौन सा हो, क्षारक जी उपस्थित हो, क्योंकि ए और टी दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध और सी और जी दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध। तो ए के सामने तो टी उपस्थित हो और सी के सामने जी उपस्थित हो, ठीक। अब ये ऐसा भी हो सकता है टी ए, जैसे मान लो टी ए, तो मतलब ए और टी एक दूसरे के सामने हो, पहले चाहे टी आ जाए, पहले चाहे ए आ जाए, है ना। तो एक कुंडली का ए दूसरी कुंडली का टी एक दूसरे के सामने उपस्थित हो, स्थित हो, और पहली कुंडली का सी और दूसरी कुंडली का जी एक दूसरे के सामने स्थित हो। इस प्रकार से वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, यानी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं वो आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित या स्थापित होनी चाहिए, ठीक। ए व टी के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तथा सी व जी के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ए और टी के मध्य तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और टी सी व जी के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक। ए और टी जहां होगा उनके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक। सी और जी जहां होगा उन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। तो ये एक दूसरे के सामने स्थित होंगे, ए टी के सामने और टी ए के सामने, या फिर सी जी के सामने, जी सी के सामने, इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। और ए और टी के मध्य डबल बॉन्ड, सी और जी के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक जो डीएनए है उसमें ए टी की जो मात्रा होती है वो सी व जी के समान होती है, यानी जितनी मात्रा में ए और टी पाए जाएंगे प्रत्येक डीएनए में, जितनी मात्रा में ए और टी पाए जाएंगे उतनी मात्रा में सी और जी भी पाए जाएंगे, यानी कि ए और टी के समान ही सी और जी की मात्रा उपस्थित होती है प्रत्येक डीएनए में, कंप्लीट डीएनए की बात करें। इससे ये सिद्ध होता है कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना होती है। तो इससे ये सिद्ध होगा कि डीएनए इस प्रकार की एक कुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। अब देखो द्विकुंडलित संरचना के अंदर ये है संरचना, देखो यार ये रही, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से ये द्विकुंडलित संरचना हो गई।
अब इसमें यदि हम देखें ए और टी के, देखो ए के सामने टी डबल बॉन्ड, सी के सामने जी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर टी के सामने ए, यानी ए टी एक दूसरे के सामने होंगे इस प्रकार से। तो देखो इसमें डीएनए में एक फेरे की लंबाई, एक फेरा जो होता है ना डीएनए में, एक फेरा का मतलब हो गया ये वाला, ये यहाँ से और यहाँ तक, ठीक, ये एक फेरा हो गया, यहाँ तक एक फेरा हो गया, यहाँ तक हो गया ये वाला एक फेरा, ठीक। तो इस डीएनए में एक फेरे की जो लंबाई होती है ना, एक फेरे की ये वाली लंबाई कितनी है भाई, 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक फेरे की लंबाई जो होती है वो तो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए का जो व्यास होता है, व्यास का मतलब होता है ये वाला, देखो ये चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, ये वाला व्यास। तो डीएनए का जो व्यास होता है, ये जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, तो डीएनए की एक फेरे की लंबाई तो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और व्यास होता है इसका 20, यानी चौड़ा जो होता है डीएनए वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक फेरा, एक ऐसे ना एक कुंडली से बंधी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम की, तो दूसरी भी 34 एंगस्ट्रॉम की, प्रत्येक कुंडली 34 एंगस्ट्रॉम की होगी, और इसका व्यास होगा 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तथा क्षारक युग्मों के बीच, यानी ए और टी के बीच की, जैसे मान लो ए है, फिर डबल बॉन्ड टी है, फिर इसके बाद में सी और जी है, ट्रिपल बॉन्ड जी है, तो इन दोनों के ये जो बीच की दूरी है ना ये वाली, यानी दो क्षारकों, यानी इन क्षारकों के मध्य की दूरी ये वाली, ये जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ए और टी के मध्य की दूरी जो होती है ना, वो जन दो क्षारकों के बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि जो इसके फेरे की लंबाई है ना, उस फेरे की लंबाई में 3 और 4 के बीच में डॉट, यानी वो लगा दो आप 10 मान लो, तो ये इसकी दो क्षारकों के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर जो ए टी और सी जी की जो जो अनुपात होता है ना, ए टी और सी जी का अनुपात, ए टी और सी जी का अनुपात, ये अनुपात होता है 1.52। ए टी और सी जी का जो अनुपात होता है वो होता है 1.52, ये मनुष्य के अंदर होता है ए टी और सी जी का अनुपात। देखो ये रही द्विकुंडलीय संरचना डीएनए की, ठीक। ए और टी के बीच मध्य में डबल बॉन्ड, सी और जी के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड, फिर टी और ए के मध्य में डबल बॉन्ड, मतलब ए और टी एक दूसरे के सामने, और सी और जी और सी एक दूसरे के सामने ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये इसकी एक फेरे की लंबाई हो गई 34 एंगस्ट्रॉम, ये इसका व्यास हो गया 20 एंगस्ट्रॉम। और ये देखो यहाँ पे इन दोनों क्षारकों के बीच की दूरी शायद मैंने दर्शाई नहीं है, इन दोनों क्षारकों के बीच, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक, 3.4 एंगस्ट्रॉम ये होती है इसके दोनों क्षारकों के बीच की दूरी, ठीक। ये होगी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, डीएनए कंप्लीट हुआ, इसकी डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना होगी। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को सबसे पहले दिया था 1953 में वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया था ना। और डीएनए में ना प्रत्येक जो एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वो इस प्रकार से एक दूसरे के सामने स्थापित होती है कि एक कुंडली का जो ए है वो दूसरी कुंडली के टी के सामने उपस्थित हो, तथा पहली कुंडली का जो ए का था उसका सी जो है वो दूसरी कुंडली के जी के सामने उपस्थित हो। ए और टी के मध्य में डबल बॉन्ड, सी और जी के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, है ना। और एक डीएनए में, प्रत्येक डीएनए में ना जो ए टी और सी जी का मान जो होता है ना, ए टी और सी जी इनकी जो संख्या होती है ना वो लगभग क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, राइट। अब हम बात करते हैं आरएनए की, है ना। इसे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। आरएनए क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज नहीं, डीऑक्सी राइबोज डीएनए पाई जाती है, इसमें तो केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। यह एक रज्जु की होती है, जबकि वो क्या था, द्विरज्जु की। देखो एक रज्जु की है, ये द्विरज्जु की है, इसे एक रज्जु की और द्विरज्जु की बोलते हैं। तो डीएनए जो आरएनए होता है वो एक रज्जु की होते हैं, और जबकि डीएनए जो होता है वो द्विरज्जु की होता है, ठीक है। इसकी संरचना होती है डीएनए के समान ही होती है लगभग, लेकिन एक रज्जु की होता है, डीएनए द्विरज्जु की होता है, ठीक। आरएनए जो होता है ना वो मुख्य रूप से तीन होते हैं भाई। एक तो होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आरएनए। तो इस प्रकार से तीन होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो होता है ना वो या एक प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। तो आरएनए तीन प्रकार का होता है, यानी आरएनए जो ना तीन प्रकार का था, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये ध्यान रखिए, आरएनए तीन प्रकार का, ठीक। वैसे डीएनए एक ही प्रकार का होता है, वैसे अनेक प्रकार का होता है, लेकिन ये केवल तीन ही प्रकार का होता है। आरएनए जो है ना सामान्यतः कोशिका द्रव्य, मैंने बोला था ना, आरएनए सामान्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कुछ मात्रा में डीएनए के समान, यानी डीएनए के साथ में केंद्रक में पाया जाता है, वरना आरएनए कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, ठीक।
आरएनए है ना, उसका मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मेन जो फंक्शन होता है, मेन जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी आरएनए प्रोटीन का सिंथेशन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये आरएनए हो गया। तो देखो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है राइबोज शर्करा, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसको वो कहा जाता है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। एक रज्जु की होता है ना, डीएनए के समान इसकी संरचना होती है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, ठीक है। और आरएनए जो है ना सामान्यतः किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये डिफरेंस आएगा, और डीएनए और आरएनए में अंतर आएगा, है ना। आरएनए मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जबकि डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। देखो यहाँ पे डीएनए और आरएनए में अंतर 2020 में आया क्वेश्चन है ये भाई, पूछा है डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, 2 अंतर बताइए, 3 अंतर बताइए। तो 2020 में आ चुका है, 21 में इसके चांस कम हो गए, फिर भी हम अंतर तो पढ़ेंगे वही। तो देखो सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं, फिर आरएनए की बात करें। अब जितनी भी मैंने बातें बताई है डीएनए और आरएनए के बारे में, वो सारी सारी आरएनए डीएनए का अंतर हो जाएंगे। तो देखो इसका पूरा नाम तो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जबकि आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। एक अंतर ही हो गया। इसमें बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि इसमें कौन सी पाई जाती है, बीटा डी राइबोज शर्करा पाई जाती है। सिंपल। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। बीटा डी शर्करा होती है इसके अंदर, ये बात याद रखें आप। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, क्योंकि दोनों बीटा डी शर्करा होती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं ना वो ATCG होते हैं, किसमें, डीएनए में, ATCG, ये तो डीएनए में होते हैं, ठीक। और आरएनए जो होता है ना, इसके अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ना, वो देखो थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है इसमें, यानी टी की जगह ना, ए तो होता ही है, एडेनिन तो होता ही है, थाइमीन नहीं होता इसमें, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो AUGCG, ATCG, AUCG। तो ATCG तो किसमें होते हैं, CG दोनों में होगा, है ना। ATCG तो किसमें होता है, डीएनए में, और AUCG किसमें होता है, आरएनए में। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया भाई, यू आ गया इसमें, इसमें यू नहीं होता, टी होता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। तो इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो ATCG होते हैं, और इसमें AUCG होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना। तो इसकी संरचना हमने पढ़ी थी डीएनए की, द्विकुंडलित होती है, अभी पता है, द्विविरजी की द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि इसकी संरचना होती है एक कुंडलित होती है, होती इसके समान लेकिन एक कुंडलित होती है, वो द्विकुंडलित होती है। ओके। अब हम बात करते हैं डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, अभी बताया था मैंने, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, कुछ मात्रा में आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। हो गया अंतर इसका भी। तो आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है कोशिका के। डीएनए एक प्रकार का होता है, वैसे हमारे एक प्रकार का होता है, जबकि आरएनए जो होता है 3 प्रकार का पढ़ा हमने, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये आरएनए 3 प्रकार का होता है। डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का होता है। तो डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी माता पिता से संतान में लक्षणों को पहुंचाने का कार्य होता है डीएनए का, ठीक। और आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो शरीर में एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए के माध्यम से प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये आनुवंशिक सूचनाएं कहाँ से आएंगी, डीएनए से, और ये क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करेगा। तो ये हो गया आरएनए और डीएनए में अंतर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ नया, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। और बाकी पसंद आया तो आप दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच।